कि जिन मुद्दों को लेके हमारे महापुरुषों ने आंदोलन शुरू किया था, जब उस देश का चुनाव उन मुद्दों पे हुआ तो हम कहाँ थे। ये है सोचने का सवाल कि हमारी जो बहुजन राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो कहाँ थी। और जबकि मुद्दा संविधान पे था, चुनाव का, आरक्षण पे चुनाव हुआ, हम कहाँ थे। बहुजन समाज पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा। विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। मंचासीन जो प्रबुद्ध लोग हैं, उसके अलावा इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे गेस्ट स्पीकर लोग भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रबुद्ध लोग दिल्ली से व आसपास के राज्यों से इकट्ठा हुए हैं। मैं बहुजन स्वाभिमान संघ का भी आभार व्यक्त करता हूं, खासकर डॉक्टर चेतन सिंह जी का। मैं देख रहा हूं पिछले कई वर्षों से वो बहुत ही बेहतरीन कार्य इस बहुजन समाज के लिए कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी चाहूँगा आप तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। साथियों, आज का जो विषय है, बहुत ही अच्छे टॉपिक जो है कमेटी ने तय किए हैं और मुझे जो विषय दिया गया है यूनिटी अमंग बहुजन सोशल ग्रुप्स और थोड़ा मैं लीडरशिप क्राइसिस इन बहुजन समाज, इन विषयों पे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, ना तो राजनीतिक रूप से और ना ही सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से वो बहुजन समाज के लिए सही नहीं है। मैं अपनी बात जहां से मैं बात शुरू कर रहा हूं उसको हम कुछ फैक्ट्स के साथ प्रूव भी करेंगे कि कैसी परिस्थितियां आज देश के अंदर है। जैसा आप सब जानते हैं कि 1950 के बाद से जो बहुजन राजनीतिक दल रहे, बहुजन संगठन रहे, उन सभी का एक ही एजेंडा था कि देश के अंदर जो है संविधान भागीदारी पे चुनाव हो। और इस आंदोलन से, बहुजन नेताओं के प्रयास से पहली बार ऐसा हुआ कि 1951 के इलेक्शन के बाद अब जो 2024 में चुनाव हुआ, ये देश का ऐसा पहला चुनाव था जो संविधान के नाम पे लड़ा गया। ये देश का ऐसा पहला चुनाव था जिसमें भागीदारी या आरक्षण की बात पे ये चुनाव लड़ा गया। और आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते थे कि इस देश में जो भी सामाजिक आंदोलन हो, इस देश की जो भी राजनीति हो, वो संविधान के इर्द गिर्द हो। तो 75 साल लग गए हमें, और जो है देश का जो चुनाव है वो संविधान पे हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक विजन दिया, एक विचार दिया, और मान्यवर साहब कांसीराम ने उस विजन को इंप्लीमेंट करके दिखाया। आज जो देश की जो राजनीति है, बहुजन राजनीति को आप छोड़ दीजिए, देश की जो राजनीति है वो मान्यवर साहब कांसीराम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विजन और मिशन के हिसाब से चल रही है। आज आप देखते हैं, जिस राहुल गांधी को पिछले 10 साल में पप्पू कहा गया, उनके बारे में क्या क्या बातें कही गई, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को और मान्यवर साहब कांसीराम के विजन को पकड़ा। और आज आप देख सकते हैं इसी तरीके से दिल्ली के अंदर आपने देखा कि एक आंदोलन हुआ लोकपाल को लेके, और एक IRS उस आंदोलन में शामिल था, और मान्यवर साहब कांसीराम की सादगी और भागीदारी के सिद्धांत को लेके वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। मैं ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिन मुद्दों को लेके हमारे महापुरुषों ने आंदोलन शुरू किया था,
जब उस देश का चुनाव उन मुद्दों पे हुआ तो हम कहाँ थे? ये है सोचने का सवाल कि हमारी जो बहुजन राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो कहाँ थी? और जबकि मुद्दा संविधान पे था, चुनाव का, आरक्षण पे चुनाव हुआ, हम कहाँ थे? बहुजन समाज पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा? आरपीआई क्या परफॉर्मेंस रहा? बहुजन वंचित आघाड़ी महाराष्ट्र में क्या परफॉर्मेंस था? और जो राजनीतिक दल 1-2 सीटें जीत पाए वो एनडीए गठबंधन के साथ थे। तो ये एक बहुत बड़ी चूक हम लोगों से हुई है, बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि मैदान हमने बनाया, दर्शक भी हमारे, प्रोग्राम भी हमारा, और दूसरा कोई खिलाड़ी आके चौके छक्के लगा गया। हमारी बरसों की मेहनत ऐसी थी और उस मेहनत पे हमने पानी फेर दिया। साथियों, नया विकल्प तब खोजा जाता है जब सामने वाला विकल्प ये मान लिया हो आपने कि वो खत्म हो गया है। नया विकल्प तो हम तभी खोजते हैं जब हमें ये मान लें कि भाई हमारे सामने जो विकल्प है वो खत्म हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे तो जो महापुरुषों का सपना है वो पूरा होने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने आरपीआई बनाई, उनके जाने के बाद कितनी आरपीआई आज देश में काम कर रही है। इसी तरीके से दलित पैंथर बना, कितने उसके हिस्से हो गए, और वही परिस्थितियां आज मैं उत्तर भारत में होते हुए देख रहा हूं। तो साथियों, समझदार लोग वही होते हैं जो अपने इतिहास से सबक लें। उस दौर में जो एजुकेशन की परिस्थितियां थी, साक्षरता दर थी, बहुत कम थी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि फिर भी उन लोगों ने हमारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया। आज हम शिक्षित हैं, जागरूक हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ में आके इस आंदोलन को हम समाप्ति की ओर लेके आ गए। तो साथियों, नया विकल्प तब खोजा जाए जब ये समझ लिया जाए कि जो वर्तमान में जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है बहुजन समाज का वो खत्म हो गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम सब लोग मिले, एक प्रयास करें, सभी जितने भी बहुजन समाज के अंदर जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, वो एक हो जाएं, तो इस लड़ाई को हम अगले 5 साल में जीत सकते हैं। और अगर हम एक नहीं होंगे तो मैं बहुत विश्वास से ये बात कह रहा हूं, अगले 50 साल भी आप इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। 50 साल भी लग जाएंगे लेकिन हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। साथियों, हमारा जो लीडरशिप क्राइसिस है वो क्यों है, उस पर भी बात होनी चाहिए। साथियों, जो ये हमारा बहुजन राजनीति है, इसके 3 बड़े कारण हैं जो मैं मानता हूं कि आज हम लोग हाशिए पे आ गए हैं राजनीतिक रूप से। पहला जो है, सबसे बड़ा फैक्टर है व्यक्तिवाद। बहुजन समाज के अंदर जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो ऐसी व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द ही सब चीजें हो। और जबकि बाबा साहब डेड अगेंस्ट दिस इंडिविजुअलिज्म, बाबा साहब अंबेडकर व्यक्तिवाद राजनीति में उसके खिलाफ थे। बाबा साहब ये कहते थे कि भाई डेमोक्रेसी इंटरनल भी और आउटसाइड दोनों जगह होनी चाहिए। अगर दल के अंदर लोकतंत्र नहीं है तो आपके अगली पीढ़ी के नेता तैयार नहीं होंगे और आपको एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा लड़ाई जो है लड़नी है। दूसरा जो है साथियों, मान्यवर साहब कांसीराम ने जिन परिस्थितियों में बामसेन और बीएसपी की स्थापना की थी, बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद महाराष्ट्र के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई, उन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए मान्यवर साहब कांसीराम ने बीएसपी की स्थापना की थी। और वही परिस्थितियां, देखिए, वही व्यक्ति समाज का हितैषी हो सकता है, वही
बुद्धिमान व्यक्ति समाज का एक ऐसी हो सकता है जो सच्चाई बोलने की और कहने की हिम्मत रखे, और यही एक समझदार व्यक्ति से उम्मीद की जानी चाहिए। आरपीआई के टुकड़ों के बंटने के बाद उत्तर भारत में हमने उससे क्या सीखा है? मैं देख रहा हूं हर 15 दिन में, एक महीने में अलग अलग पार्टियों के नाम से लोग सामने आ रहे हैं। बहुत खतरनाक बात है ये। तीसरी बात, व्यक्तिवाद, सुप्रीमोवाद। ये सुप्रीमोवाद का जो कल्चर है ये भी बहुत खतरनाक है। आप लड़ाई को कुछ देर आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। सुप्रीमोवाद भी एक बहुत खतरनाक चीज है बहुजन राजनीति के लिए। और साथियों, इसी के अंदर मैं दोनों विषयों को मैं कंबाइन कर रहा हूं कि जो ये बहुजन समाज है, 85% इसकी संख्या है, और हम बड़े जोर शोर से मंचों से इस बात को उठाते हैं कि भाई हम 85% हैं। तो जो ये 85% जो आबादी है, कहीं ना कहीं हम इसका रसायन करने में चूक गए हैं। कहीं ना कहीं हम इसका अर्थशास्त्र, कहीं ना कहीं हम इसका रसायन करने में चूक गए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप सोचिए कि मान्यवर साहब कांसीराम का जो एजेंडा था उसको लेके आज दूसरे लोग चल पड़े, और वो इस केमिस्ट्री को बड़े अच्छे से प्रयोग में लेके आ रहे हैं। तो हमें ये 85% जो है, ये संख्या, ये मैथमेटिक्स संख्या है, इसका वास्तव में हमें रसायन करना है, और वो चीज हर जगह पे नजर आनी चाहिए, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे उसकी लीडरशिप हो, चाहे वो कोई संगठन हो। हमें वो वास्तव में वो केमिस्ट्री करनी होगी। अगर वो केमिस्ट्री नहीं करेंगे तो परिस्थितियां विकट होती हैं। उसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक बात कही थी, जो उनका अंतिम वक्तव्य था संविधान सभा में। उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, कि जब तक इस देश के अंदर राजनीतिक समानता, एक वोट एक आदमी से आ गई है, लेकिन ये राजनीतिक समानता भी इस देश के शासकों पे, हुक्मरानों पे तय करेगी कि वो कैसे इस देश के अंदर राजनीतिक समानता लेके आते हैं। लेकिन साथियों, वो राजनीतिक समानता भी पिछले 75 सालों में पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। और जब हम सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को देखते हैं, अभी ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट आया, सबसे ज़्यादा अगर असमानता है आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक जीवन में, तो वो भारत के अंदर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्थिक असमानता भारत में है। सामाजिक असमानता भी आपको देश में दिखाई देगी। तो बाबा साहब ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक नैतिकता है, संविधान के हिसाब से चीज़ों को किया जाए, उसमें इस देश के जो हुक्मरान रहे वो तो पीछे छूट ही गए, और मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें पीछे रह गए। हम लोग भी उन मूल्यों को, जो बाबा साहब के मूल्य थे, उन पे खरा नहीं उतर पाए। ऐसा क्या कारण है कि पिछले 200 सालों में इस बहुजन आंदोलन में ज्योतिबा फूले साहब, उनके जाने के बाद सत्यशोधक समाज का क्या हुआ था? जो उनके अनुयायी थे कांग्रेस पार्टी में चले गए। आरपीआई बाबा साहब के जाने के बाद क्या परिस्थितियां पैदा हो गई, मान्यवर साहब कांसीराम के जाने के बाद आज क्या परिस्थितियां हैं। हर तीसरा आदमी नए राजनीतिक दल की बात कर रहा है। तो जब तक एक प्लेटफॉर्म इस बहुजन समाज का नहीं होगा राजनीतिक रूप से, अगले 50 सालों तक भी हम इस देश की सत्ता पे काबिज नहीं हो पाएंगे। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं समाज को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब एक और बात मैं कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि देश के अंदर जो है
जातीय जनगणना होने वाली है। अब तक ये जो बहुजन राजनीति है, इस बहुजन राजनीति को आगे ले जाने का जो काम था वो आरपीआई और बहुजन समाज पार्टी ने किया, लोक जनशक्ति पार्टी ने किया। लेकिन साथियों, अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो पिछड़े वर्ग के हमारे भाई और बहन हैं वो अब इस बहुजन राजनीति को लेके चलेंगे। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आप आज इस मंच के माध्यम से कि अब ये जो बहुजन राजनीति है इसको लेके पिछड़े समाज के हमारे भाई बहन चलेंगे। कारण क्या है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं पे कुछ बातों को लेके सहमति है, लेकिन हम अगर यहाँ देखें, एक तो 15% आबादी है और ऊपर से जिस तरीके से मनुवादी ताकतें और इस देश के जो सुप्रीम कोर्ट हैं जिस तरीके से समाज को बांटने का काम वो कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो परिस्थितियां बहुत विकट हैं। तो एक सही मायने में जो है, मैं तो ये नहीं कहता कि एक नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, भाई हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे परिवारवाद नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के अगर हम अनुयायी हैं तो हमें त्याग और समर्पण को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से मान्यवर साहब कांसीराम ने भविष्य को देखते हुए लीडरशिप खड़ी की थी, वैसा ही काम आज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर लाखों कार्यक्रम होते हैं। कितना पैसा लगता है, कितनी एनर्जी लगती है। अगर वो लोग इकट्ठा होकर काम करें तो जैसे मैंने कहा ना कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अगले 50 साल तक भी हम अपने उसको हासिल नहीं कर पाएंगे सपनों को। अगर बहुजन समाज का कोई संगठन ऐसा खड़ा हो जाए तो हम अगले 5 साल के अंदर जो हमारे मुद्दे हैं अगले 5 साल में उनको अचीव कर सकते हैं। जन बल के सामने बड़े बड़े तानाशाहों को झुकना पड़ता है। बांग्लादेश के अंदर 3 छात्रों ने पूरे सिस्टम को पलट दिया। अरे भाई, इस देश के अंदर तो अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अनुयायी, सबसे ज़्यादा लड़ने वाले लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लोग हैं। लेकिन लीडरशिप में और जो संगठनों के लीडर हैं उनमें ईमानदारी नहीं। वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज इकट्ठा हो जाए। अगर बहुजन समाज इकट्ठा होगा तो निश्चित तौर पे जो उनका सपना है महापुरुषों का वो पूरा हो सकता है। साथियों, ना तो राजनीतिक रूप से और ना ही संगठन के रूप से आज परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं, लेकिन एक परिस्थिति हमारे पक्ष में है। वो परिस्थिति क्या है कि अब मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ अब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगले 25 साल तक इस देश के अंदर जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द होगी, वो इस देश के संविधान के इर्द गिर्द होगी। ये है सार्थक बात हमारे लिए आज की डेट में। राजनीतिक रूप से कहें, सामाजिक संगठनों के हिसाब से कहें तो हम लोग पीछे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो पक्ष में हैं। और मुद्दे और परिस्थितियां जब पक्ष में होती हैं तो आप एक आंदोलन से नेता खड़ा कर सकते हैं, एक आंदोलन से एक पार्टी खड़ी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए सकारात्मक बात है कि हमें मायूस नहीं होना है, हमें बस अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना है। जिस तरीके से हमने एट्रोसिटी एक्ट के लिए भारत बंद किया, जिस तरीके से हमने रोस्टर के मुद्दे पे भारत बंद किया, क्यों नहीं हम एक भारत बंद जातीय जनगणना के लिए कर दें। कैसा कर सकते हैं हम लोग? अगर ये कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाला समय बहुत ही शानदार बहुजन समाज के लिए हो सकता है। क्यों नहीं हम एक भारत बंद इसलिए करें कि इस देश की न्यायपालिका में अफर्मेटिव भागीदारी एक्शन। क्यों नहीं हम एक ऐसा भारत बंद करें कि इस देश के अंदर जो रिजर्वेशन का कैप है उसको 50% से आगे बढ़ा दिया जाए। अगर आप नेताओं के भरोसे बैठेंगे, सामाजिक संगठनों के भरोसे बैठेंगे तो ये लड़ाई जो है 75 सालों से लड़ी जा रही है और इसकी समय सीमा लंबी हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से बहुजन स्वाभिमान संघ को ये बधाई देता हूँ
कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम इन परिस्थितियों में आयोजित किया है। विचारों से ही समाज के अंदर परिवर्तन होता है और हमेशा से परिस्थितियाँ विकट रही हैं और जब जब विकट परिस्थितियाँ रही हैं कोई ना कोई महापुरुष इस बहुजन आंदोलन में सामने निकल के आया है, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, साहू जी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, मान्यवर साहब कांसीराम हो। हर बार परिस्थितियाँ विकट हुई है तो एक बड़ी लीडरशिप, एक बड़ी सोच के साथ हमारा ये आंदोलन आगे बढ़ा है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और मैंने एक प्रयास किया है, कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा सीखता रहता है। मैंने जो अध्ययन किया है अपने अनुभव के आधार पे कुछ चीज़ें आपके साथ साझा की है। तो साथियों, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय सामाजिक न्याय, जय संविधान।